Hello everyone. Now I am going to take the topic the case of Belgium from the chapter power sharing. ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट बेल्जियम में किस तरह से हुआ, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ का एथनिक कॉम्पोजिशन क्या था और उसकी जोग्राफिकल पोजीशन क्या थी। तो एरिया वाइज अगर हम देखें तो हमारे यहाँ इंडिया के हरियाणा स्टेट से भी वो छोटा है। बॉर्डर्स उसके नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगते हैं। पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ के आसपास है। Smaller country in Europe, smaller in area than the area of state of Haryana. Borders with France, Netherlands, Germany, Luxembourg से भी border मिलते हैं इसके। Population little around 1 crore, about half of the population in हरियाणा। एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत कॉम्प्लेक्स है वहाँ का। अब देखें तो 59% जो लोग हैं वो डच लैंग्वेज बोल रहे हैं, 40% फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं, 1% सिर्फ जर्मन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनका डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट कहीं ना कहीं वे ऑफ लिविंग भी थोड़ा डिफरेंट है। कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में अगर हम देखें तो 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, जबकि रेस्ट ऑफ द पार्ट में अगर बेल्जियम एज अ होल देखा जाए तो सिर्फ 40% लोग ही फ्रेंच बोलते हैं। लेकिन ब्रसेल्स में ये डोमिनेट कर रहे हैं, 80% लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, जबकि सिर्फ 20% डच लैंग्वेज बोल रहे हैं। और ऑल ओवर ब्रसेल्स, ऑल ओवर बेल्जियम देखें तो 59% लोग डच बोल रहे हैं। तो डच लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं 59%, जबकि कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में 20% डच बोल रहे हैं। और कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वहीं पे ऑल ओवर बेल्जियम देखें तो 40% लोग ही फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, द डच स्पीकिंग पीपल कंस्टिट्यूटेड अ मेजॉरिटी इन द कंट्री बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल सिटी ऑफ ब्रसेल्स। तो ये एक एथनिक कॉम्पोजिशन हमने देखा जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो रेस्ट ऑफ द पार्ट में माइनॉरिटी में है वो कैपिटल सिटी में मेजॉरिटी में है, जो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है वो रेस्ट ऑफ द पार्ट में मेजॉरिटी में है। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स केस था बेल्जियम का। अब लेकिन इस कॉम्प्लेक्स केस को प्रॉपर मैनर में ट्रीट करने के लिए, सभी को इक्वल राइट देने के लिए वहाँ के जो लीडर्स थे उन्होंने एक पॉजिटिव डायरेक्शन में एफर्ट किया। इस प्रॉब्लम को एक सीरियस कंसर्न की तरह लिया और इसके रिजोल्यूशन के लिए प्लान्स बनाए। The Belgian leaders, in order to solve the problem of cultural diversities, adopted a compromising path. They amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable anyone to live together peacefully. Enable everyone to live together peacefully within the same country. तो सभी को जब इक्वल राइट्स मिलेंगे, किसी एक का डोमिनेशन नहीं होगा और अपनी बात कहने का राइट होगा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, लॉ और जस्टिस के सामने सभी को के साथ इक्वल बिहेवियर होगा, इक्वल ट्रीटमेंट होगा, तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो स्टेप था ये बेल्जियन गवर्नमेंट ने और वहाँ के लीडर्स ने लिया। It was declared that no single community can make decisions unilaterally. Brussels has a separate government in which both the communities enjoy equal representation. These measures helped to avoid civic strife between the two communities. ठीक है, किसी भी तरीके के झगड़े यानी कन्फ्लिक्ट्स जो शुरू हुए थे धीरे धीरे उनको दबाया गया, उनको ख़त्म किया गया, सेटिस्फाई किया गया डच और फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करने वाले लोगों को, और इस तरीके की गवर्नमेंट बनाई गई। एक कम्युनिटी गवर्नमेंट भी वहाँ पे बनी थी, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो
झगड़े यानी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए पावर का प्रॉपर डिवीज़न किया गया। तो पावर का डिवीज़न किस में किया गया? डिफरेंट जो एथनिक ग्रुप्स थे, डच लैंग्वेज और फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करने वाले, उनके बीच में प्रॉपर डिवीज़न पावर का किया गया। तो ये था बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन। अब इसमें बेल्जियन मॉडल हम पढ़ेंगे। इसके पहले अब हम श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन सी कम्युनिटीज़ थी, कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, डिफरेंट रिलीजन के लोग थे, और क्या सिचुएशन एक्चुअली वहाँ पे आई।